इंसान के लिए इंश्योरेंस उतना ही जरूरी है जैसे बच्चे के लिए माँ की गोद, क्योंकि ये आने वाले हर दुख मुसीबत परेशानी उससे बचाता है। कार या बाइक में कुछ हो जाए तो मोटर इंश्योरेंस है भाई साहब, अपनी हेल्थ में कुछ हो जाए, बीमारी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस, और अगर डेथ हो जाए तो पीछे से परिवार को संभालने के लिए टर्म इंश्योरेंस। देखा जाए तो रोटी कपड़ा मकान के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है इंश्योरेंस। बट दुख की बात यह है कि आज भी भारत में बहुत सारे लोग अनइंश्योर्ड हैं, और जो इंश्योर्ड हैं वो भी भाई साहब अंडर इंश्योर्ड है, यानी या तो कोई बीमारी कवर नहीं कर रखी या अमाउंट कम कवर कर रखा है। ये लोग सोच के निश्चिंत है, जी हमने तो इंश्योरेंस करा रखा है जी, हमें काय बात की टेंशन है। लेकिन जब इनको पैसे की वास्तव में जरूरत पड़ेगी ना, इनके दोहरा झटका लगेगा। एक तो बीमारी या मौत का गम, दूसरा इंश्योरेंस इनका कम। बट ऐसा आखिर होता ही क्यों है? मेन कारण ये है कि आदमी को नॉलेज ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि भाई साहब इंश्योरेंस कौन सा लेना होता है और कितना लेना होता है और कैसा लेना होता है। इंश्योरेंस लेते टाइम देखना क्या होता है, वो तो अपने आस पड़ोस के भाई बंधु यार दोस्त चाचा ताऊ के चक्करों में भाई साहब इंश्योरेंस ले लेता है। और ये जो भाई बंधु रिलेशन वाले हैं, ये आपको वही पॉलिसी बेचते हैं जिसमें फायदा होता है उनका। कैसे पता करे कौन सी पॉलिसी सही है गलत? इंश्योरेंस लेते समय आदमी कहाँ गलती कर बैठता है, और इंश्योरेंस लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने कोई इंश्योरेंस नहीं करवा रखा तो पहले तो क्यों नहीं करवा रखा भाई साहब, आप करवाओ तुरंत। और कैसे करवाना है और उसमें क्या गलती नहीं करनी है ये वीडियो में देखना। और अगर आपने इंश्योरेंस ले लिया है तो अपनी पॉलिसी लेके भाई साहब बैठो और वीडियो सुनो, और एक एक पॉइंट पे देखो कि आपको जिसने पॉलिसी भेजी है वो आपका भाई बंधु है या बंधु नहीं है, वो आपका भाई है कि कसाई है। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंश्योरेंस बोल के इंश्योरेंस होता है ना, वो बेसिक पॉलिसी दो ही होती है, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। उसके अलावा जितने भी इंश्योरेंस है उसमें लोचा है। उसमें क्या लोचा है अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर जो भी मेरा डिस्कशन अभी मैं कर रहा हूं टर्म और हेल्थ के अराउंड हो रहा है। टर्म इंश्योरेंस का मतलब अगर आपको कुछ हो गया या आपकी मृत्यु हो गई तो आपके पीछे परिवार वालों को एक मुश्त पैसा मिलता है, वो टर्म इंश्योरेंस होता है। हेल्थ इंश्योरेंस जो आपको बीमारी और एक्सीडेंट में मेडिकल चीजों से बचाता है। उसके अलावा अगर कोई भी इंश्योरेंस ऐसा है जिसमें कि हाँ साहब अभी इतना रुपए दे दो, अगर आप जिंदा रह गए तो आपको ये मिल जाएगा, और आप मर गए तो ये मिल जाएगा, और दोनों हाथ में लड्डू है, वो भाई साहब दोनों हाथ में लड्डू नहीं है, उसमें दिक्कत है दोनों तरह से। कैसे दिक्कत है, क्या दिक्कत है, उस पर एक अलग वीडियो है, ये नीचे लिंक दिया हुआ है, जाके उसको देख लेना। अभी अपन बात करेंगे टर्म और हेल्थ लेते टाइम क्या क्या मिस्टेक करते हो जिससे भाई साहब निपट जाओगे। गलती नंबर 1, इंश्योरेंस का अमाउंट कम होना। ये वो धोखा है जो इंश्योरेंस कंपनी और एजेंट नहीं करती, ये धोखा हम ही हमारे साथ कर लेते हैं। मैंने किसी को सोचा और भाई इंश्योरेंस करा रखा है, और साहब करा रखा है साहब, मेडिकल हो रहा है, मेडिकल हो रखा है साहब, कितना हो रखा है अजी 2 लाख का। ओ दादा, ओ मेरे भाई, ओ प्रभु, 2 लाख के इंश्योरेंस का क्या चार्ज डालोगे? क्योंकि जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है इसमें ऐसा थोड़ी आपके अकेले का ही है कि आपकी बीमारी आपके एक्सीडेंट ही कवर है। इसमें यार वाइफ भी कवर होती है, इसमें भाई साहब आप बच्चों को भी कवर करते हो। तो आप मान के चलो कि एक मैन वाइफ 2 बच्चे, 4 जनों में को साल भर में अगर कुछ भी होता है तो बचाने के लिए पैसा है। अब आप बताओ ये 2 लाख बहुत है क्या? दूसरा, आप बोलो सर 2 लाख तो बहुत है, अभी हम जवान है, हमें कौन सी ऐसी बड़ी बीमारियां हो रही है। मेडिकल इन्फ्लेशन भारत में है 14%। 14% का मतलब है हर 5 साल में चीज डबल हो रही है। यानी आज की डेट में अगर कोई छोटी मोटी बीमारी का इलाज 10,000 में होता है, 5 साल बाद उसी के 20,000 लगेंगे, और 10 साल बाद उसी के 40,000 लगेंगे, और वही 10,000 की छोटी सी बीमारी 20 साल बाद 1.5 लाख में इलाज होगा उसका। तो आपको लग रहा होगा सर 2 लाख आज की डेट में बहुत है, पर आज की डेट से नहीं है सर, आपको तो जरूरत आज के अगले साल भी पड़ सकती है। तो पहली बात, अमाउंट जितना ज्यादा खींच के ले सकते हो, जितना ज्यादा बढ़ा सकते हो उतना लेना है। क्योंकि देखो छोटे मोटे सरकारी अस्पताल में आप करवाने से रहे, आप जाओगे किसी बढ़िया प्राइवेट अच्छे अस्पताल में, वहां पर पैसा एक दिन आदमी एडमिट हो गया ना, 40-50 हजार कहाँ चले गए पता ही नहीं चलता। तो पहली चीज हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट खींच के बढ़ा के लो। सेकंड चीज टर्म इंश्योरेंस में कि सर जी मुझे कुछ हो गया, मैं नहीं रहा, तो पीछे से परिवार वालों को मैं काम करता हूँ सर 10 लाख बहुत है, 25 लाख बहुत है, 50 लाख बहुत है। सर जी कोई वन टाइम पॉलिसी की बात नहीं है, आप हो ही नहीं
पीछे से आपके परिवार का पूरा खर्चा, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो वो चुकाना है, कोई और लोन चल रहा है तो वो चुकाना है, आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके बच्चों की शादी है और आपकी पत्नी का पूरा जीवन, इतनी सारी चीजें हैं उसमें। तो आप ये 10, 20, 25, 50 लाख से कुछ नहीं होता। आप अपनी एनुअल इनकम जो कमा रहे हो उसका मिनिमम से मिनिमम 20 गुना आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। तो साल के आप कहते हो सर जी मैं तो 5 लाख रुपए साल की कमाता हूँ, तो 1 करोड़ से कम का इंश्योरेंस आपको करवाना ही नहीं है। उससे कम का करवा रहे हो तो मान लो वो 5-6 साल में खत्म हुआ के बराबर हो जाएगा, फिर बचेगा ही क्या। तो अगर आपने इनफ इंश्योरेंस ले रखा है तो बधाई हो आपको। अगर आपने नहीं ले रखा है, पॉलिसी देख के हक्के बक्के हो रहे हो, हाय राम ये क्या हो गया, टेंशन नहीं लेना। अगले बार जब इसको रिन्यू करवाओ अमाउंट बढ़वा लेना, पहली बात। दूसरी चीज, अभी टॉप अप ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं। तो अगर अभी आपको लग रहा है ये पॉलिसी में अमाउंट कम है, तुरंत जाके policybazaar.com पे जाके आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, कोई भी अच्छा सा टॉप अप ले लो। जब जब आपकी इनकम बढ़े उस इनकम के रेशियो में इंश्योरेंस का अमाउंट बढ़ाते रहना। और भाई सब परसेंटेज, जैसे तनख्वाह बढ़ी 10% तो इंश्योरेंस बढ़ाओ 10%। कोई एक एजेंट या एडवाइजर आपको गाइड कर देगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है। ठीक है, अब चलते हैं गलती नंबर 2 पे, नॉन कवरेज ऑफ सर्टेन डिजीज। जे का होता है साहब, ये होता है कि आपने पॉलिसी ली, पॉलिसी में कहा रहे पॉलिसी हो गई, मुझे इस संसार में मौजूद कोई भी बीमारी हो जाए मेरे कवर है। जब आपकी बीमारी हुई, आप गए, पता चला, बिल आया कि भाई साहब आपके 10 लाख का इंश्योरेंस है तो सही, और इस बीमारी का इलाज आया 3 लाख का खर्चा है, लेकिन आपको मिलेगा 1 रुपया भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये बीमारी आपकी पॉलिसी में कवर ही नहीं है। तो कई बार इंश्योरेंस एजेंट पॉलिसी बेचते टाइम या इंश्योरेंस की कंपनी पॉलिसी बेचते टाइम कुछ ऐसी बीमारी जिनको पता है कि यार ये होगी ही होगी और इसमें खर्चा लगेगा और हमको खर्चा ना देना पड़े, कुछ बीमारियों को कुछ को पहले ही एक्सक्लूड कर देती है। वो ना इंश्योरेंस कंपनी बताती ना एजेंट बताता, वो बोलता अरे सब कवर है, सब कवर है, आप भाई बंधु की बात में आके साइन कर देते हो। तो भाई साहब इंश्योरेंस पॉलिसी को सबसे पहले ये पढ़ो, इसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां तो कवर है, और सबसे पहले उससे स्पेसिफिकली पूछ के कि भाई ये जो कवर है वो तो लिस्ट तूने दे दी, जो नहीं कवर है उसकी लिस्ट अलग से बता। और कोई बीमारी अगर कवर नहीं है और आपको लग रहा है इतनी इंपॉर्टेंट बीमारी कवर नहीं है, कल को होगी तो उसके लिए भाई जब क्रिटिकल इलनेस के जो पैकेजेस वगैरह होते हैं वो जरूर एड ऑन कर लेना। एक अलग अलग क्रिटिकल इलनेस के पैकेज होते हैं कि जब वो कैंसर पे 20 लाख है तो आप उसको कवर में ले लो कि जिस दिन कैंसर डिटेक्ट हुआ ये 20 लाख तो मुझे मिलेंगे, और ये पॉलिसी के अलावा है। ऐसे ही टर्म इंश्योरेंस में बहुत सारे राइडर होते हैं जो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं, तो एक एक राइडर को समझ के यहाँ पे भी राइडर ऑप्ट कर लेना। थोड़े पैसे ज्यादा लग सकते हैं लेकिन मोटा बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले अपनी पॉलिसी बैठ के पढ़ो क्या कवर है क्या नहीं कवर है, और आपको अपनी पॉलिसी परफेक्ट लग रही है तो बधाई हो, और नहीं लग रही है तो भाई साहब इस पॉलिसी को policybazaar.com पे जाओ और इस पॉलिसी को बाकी पॉलिसी से कंपेयर करो और देखो भाई साहब कौन सी पॉलिसी बेटर है, कौन सी कंपनी क्या क्या बीमारी कवर कर रही है, क्या क्या नहीं कर रही, और जहां आपको बेस्ट लगे वहां जाना। और क्रिटिकल इलनेस का राइडर तो लेना ही लेना है। तीसरी गलती होती है सबसे बड़ी, वो है नेटवर्क हॉस्पिटल। आपको ऐसा लगता है अगर मुझे कोई भी बीमारी हो गई कोई टेंशन नहीं है, मैं किसी भी हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाऊंगा, मेरा तो इंश्योरेंस कंपनी आई। अजी साहब इंश्योरेंस कंपनियों ने लिस्ट बना रखी है अपने नेटवर्क हॉस्पिटल की कि मेरे नेटवर्क में ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे जाओगे तो क्लेम मिल जाएगा, जेब से पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा किसी और हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां पे पहले जेब से पैसा देना पड़ेगा, फिर क्लेम आएगा 15-20 दिन बाद। और इसमें कुछ लिस्ट ऐसी भी होती है जहां नेगेटिव हॉस्पिटल होते हैं कि इस हॉस्पिटल में चले गए तो 1 रुपए का क्लेम नहीं देंगे, या मत चले जाना। तो आप पॉलिसी लेते टाइम पहले चेक कर लो कौन कौन से नेटवर्क हॉस्पिटल हैं, क्या वो अच्छे हैं, क्या वो आपके आसपास हैं, क्या आप यहाँ पे जाना चाहेंगे। मान लो आपको जहाँ हॉस्पिटल अच्छा लग रहा है, जहाँ पे आप जाना चाहते हो, वो पॉलिसी में लिखा है नेगेटिव लिस्ट में, तो आप वहाँ जाना चाहते हो, वहाँ जा ही नहीं सकते, और चले गए तो क्लेम नहीं मिलेगा, फिर मतलब ही क्या ऐसी पॉलिसी का। अच्छा एक और इसमें लफड़ा होता है, ये लिखा है कि अच्छा नेटवर्क हॉस्पिटल में तुम जाओगे तो बीमारी भी कवर होगी, जांच भी कवर कर लेंगे, मेडिकल बिल भी कवर कर लेंगे। हम नेटवर्क हॉस्पिटल के बाहर जाओगे तो एडमिशन तो कवर कर लेंगे, दवाई कवर नहीं करेंगे साहब, जांच कवर नहीं करेंगे। यानी इतने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, आदमी हो जाए परेशान। तो क्या करना है अपने को, अपनी पॉलिसी पढ़ो ध्यान से बैठ के कि इसमें कौन कौन से तो नेटवर्क हॉस्पिटल है, और नेटवर्क हॉस्पिटल के बाहर गए तो क्या कवर करोगे और क्या कवर नहीं करोगे, ताकि पता चले प्रीमियम तो साल दर साल दिए जा रहे हैं और जरूरत पड़ी जब हाथ में कुछ न मिला। चौथी मिस्टेक या चौथी ऐसा एरिया जिसमें आदमी फंस जाता है वो है रूम रेंट कैप। इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी बेची, एजेंट ने कहा भाई साहब ये आप किसी भी हॉस्पिटल जाके एडमिशन कराओ, कोई टेंशन नहीं है, आपको क्लेम मिल जाएगा, ठीक। लेकिन इसमें रूम रेंट का कैप है साहब, बोले इसमें ऐसा लगा कि 5,000 रुपए तक के रूम में ही आप रुक सकते हो। अब आप बोलते हो कि यार 5,000 के रूम में इसमें लिखा है, कोई बात नहीं, मैं 7,000 के रूम में रुक जाता हूँ, मैं 3 दिन भी एडमिट रह गया तो 2 3 6 6,000 देखिए फ्री। नहीं भाई साहब,
कलेश हो गया यहाँ पे आपका। आप जैसे ही 7,000 के रूम में रुके, सारे खर्चे का टोटल बिल बन के आया मान लो 7 लाख रुपए का, तो बोलेंगे अच्छा 7 लाख का, हमने तो 5,000 की बात की, तुम 7,000 के कमरे में कैसे रुके? तो अब तुम एक काम करो, 7 लाख के बिल में से 5 लाख हम देंगे, 2 लाख तुम दो। तो आप सोच रहे हो कि रूम का मैं 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, मेरे को मजा आ जाएगा। वो रूम के चक्कर में सर्जरी, डॉक्टर, बिल सबका ऊपर आप पैसा ले लेंगे। पहली बात, ऐसी पॉलिसी लो जिसमें रूम रेंट का कैप ही ना हो कि मेरी मर्जी हो तो 10,000 वाले रूम में रुकूं या 20,000 में रुकूं, तुम कौन होते हो? या ऐसी पॉलिसी लो जहाँ रूम रेंट कैप हो पर काफी हाई हो कि यार 20,000 तक का रूम उसने दे रखा है, ये 10-15 में तो मिल ही जाते हैं, ये ठीक है। तो जहाँ हाई हो वहां लेना है या जहाँ नहीं हो लेना है। अब 2,000-5,000 के रूम कैप में तुमने आज ले लिया, तुम्हारी पॉलिसी वहां से 5,000 का रूम कैप है। अब धीरे धीरे अस्पताल हो रहे महंगे, आज जहाँ पे 4,000 का के है कल को 6,000 का हो गया, तो तुम्हारी पॉलिसी का आधा पैसा तो जेब से लग जाएगा। अपनी पॉलिसी पढ़ लो, इसमें रूम रेंट कैप तो नहीं है तो बधाई हो, और है तो policybazaar.com पे भी जाओ और वो पॉलिसी ढूंढो जिसमें रूम रेंट कैप नहीं है या आपकी पॉलिसी से बहुत ज्यादा हायर है, वहां जाके लो। मिस्टेक नंबर 5, या ऐसा एरिया जहां पे आपको फंसा देती है भाई साहब इंश्योरेंस कंपनियां या आपका प्यारा एजेंट, वो है कोपे। कोपे समझो, अपने एजेंट से आप पॉलिसी ले रहे हो, उसने आपको प्रीमियम बताया कि सर ये तो प्रीमियम आ रहा है 25,000, आप बोलो यार प्रीमियम ज्यादा है भाई, कुछ करो ना कुछ करो ना। तो वो अगला कहता है चलो मैं कुछ कर देता हूँ, 2 मिनट में मैं कुछ उपाय करता हूँ, ये 25 का प्रीमियम आपका 18 हो जाएगा। हाँ बोलते रहे तू तो देवता है। फिर वो 2-4 फोन लगाएगा, कहेगा सर हो गया, जुगाड़ हो गया, 25 का आपका 18 में काम हो जाएगा। आप राजी हो, आप टिक कर रहे हो, वो आपसे टिक करवा रहा है कि सर इसमें एक काम करो ना, 20% कोपे वाला ले लो, सस्ता हो जाएगा। आप कह रहे हो हाँ जो भी चीज से सस्ता हो तो अपन तो ले लेते। 20% कोपे का मतलब क्या है कि जब भी तुम अस्पताल में एडमिट हुए, बिल आ गया 10 लाख रुपए का, तो आप बोलोगे हाँ 10 लाख का बिल आया तो कोई बात नहीं, मेरी तो 25 लाख की पॉलिसी है, ओके। हॉस्पिटल बोलेगा कि 10 लाख का बिल है, 2 लाख तुम दे दो, 8 लाख पॉलिसी देगी। आप बोले भाई मैं 2 लाख क्यों दूं? बोले वो पॉलिसी में था ना 20% कोपे कि 2 मिलके देंगे, 80 ये देगा, 20 मैं दूंगा। तो कोई भी एजेंट आपको बोले कि लो कोपे, तो आप बोले तू पे, क्यों कोपे? सो कोपे वाली पॉलिसी भाई साहब कभी सिलेक्ट मत करना। ये तो वही वाली बात हो गई, पार्टनरशिप में थोड़ा ये देगी थोड़ा मैं दूंगा, तो भाई साहब पूरा ही तुम दे दो, फिर क्यों लग रहे हो इन चक्करों में? देखो भाई साहब, रूल सीख लो जीवन में। बात इंश्योरेंस की हो रही है पर ये पूरे जीवन में हर जगह लगता है। जहां आप छोटा पैसा बचाने जाओगे, आपका मोटा पैसा भविष्य में लगेगा। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 6 पे। यहाँ होती है मिस्टेक जो इंश्योरेंस कंपनी और एजेंट दोनों करते हैं और हम इग्नोर करते हैं, वो है डिजीज वाइज सब लिमिट। ये क्या होता है साहब? एग्जाम्पल से समझो, आपने 10 लाख का इंश्योरेंस करा रखा है, आपको हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, आप हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए, 6 लाख रुपए का बिल आ गया। आपने कहा पड़े क्या फर्क पड़ता है, 10 लाख की पॉलिसी 6 का ही तो बिल आया। लेकिन जैसे ही 6 लाख का बिल आया, वो आके बोलते हैं हॉस्पिटल वाले कि भैया इंश्योरेंस दे रहा है 3 लाख, 3 लाख दो आप। बोले भाई मैं क्यों करूँ, 50-50 की बात थोड़ी हुई थी, मैं तो 6 लाख पूरे के पूरे इंश्योरेंस कंपनी देगी। फिर इंश्योरेंस कंपनी दिखाती है अपनी पॉलिसी, देखो ये पॉलिसी में लिखा है कि ओवरऑल जो लॉ है वो तो 10 लाख है, लेकिन हार्ट का जब भी होगा हम 3 ही देंगे, कैंसर होगा जब 4 ही देंगे, फ्रैक्चर होगा तो हम 50,000 ही देंगे। ऐसे डिजीज वाइज की सब लिमिट लगा रखी होती है, और वो आप पढ़ते नहीं, और जब आप आती है और भाई साहब मर गए, तो भाई साहब ऐसी पॉलिसी अपन को लेनी है जिसमें या तो डिजीज वाइज सब लिमिट हो ही ना, और अगर हो तो इतने बड़े अमाउंट की। यहाँ के बेस में क्या लिखा है, बोले हार्ट अटैक में 25 लाख दे रहे हैं, बोले हाँ ठीक है, हार्ट में आता ही 15-20 का खर्चा है, 25 ओके है, ये तो समझ में आती है। पर आपको पता है हार्ट में नॉर्मल 10-15 का खर्चा आता है, और यार ये 4 की लिमिट लगा के बैठे हैं, इसका मतलब मुझे 7-8 ऊपर से देना ही पड़ेगा, वहां वो पॉलिसी में मत लेना भाई साहब। मिस्टेक नंबर 7 है वेटिंग पीरियड की कैलकुलेशन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में। ये क्या होती है, आओ समझे। कई केसेस में ऐसा होता है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं बीमारी धीरे धीरे पैदा हो रही है, बन रही है, पर आपको अते पते ही नहीं है। अब आपने ले ली पॉलिसी लेने के बाद 6 महीने बाद वो पता चला कि वो बीमारी से कुछ हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी कह सकती है अजी साहब ये तो बीमारी पॉलिसी लेने से पहले ही चल रही है, हम थोड़ी जिम्मेदार हैं। तो ऐसी बीमारी को कहते हैं PED, यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। लेकिन कई ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज है या कई ऐसी पॉलिसियां हैं जो PED को भी कवर करती है। कहती नहीं कोई बात नहीं, अगर आपने हमारी पॉलिसी ले ली, आप हमारे मेंबर हो, अगर कोई बीमारी पहले से थी और आपको पता नहीं थी तो कोई बात नहीं, हम दे देंगे क्लेम। लेकिन उसमें वो लगा देती है वेटिंग पीरियड कि भाई साहब चलो तुम्हारे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हम कवर तो कर देंगे, लेकिन 2 साल बाद कवर करेंगे। तो 2 साल के बीच में कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं है। हाँ 2 साल बाद कुछ हुआ तो हम बोलेंगे यार ठीक है, कोई बीमारी कब हिट करती है, 2 साल बाद हम क्लेम दे देंगे। तो आप जब भी पॉलिसी लें, सबसे पहले अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज समझें कौन सी है और कौन सी कंपनी या कौन सी पॉलिसी इसको कवर कर रही है। जितना छोटा पीरियड होगा आपके लिए उतना बढ़िया,
कोई कंपनी ऐसी हो जो बोले कि हम तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज पहले दिन से कवर कर लेंगे, वो बेस्ट पॉलिसी है। जो कहती है 3 महीने बाद 6 महीने बाद, वो ठीक है। पर जहां वेटिंग पीरियड 24 महीने 36 महीने 48 महीने, वहां आपको देखने समझने की बात है कि क्या करें। आपको कहीं ऑप्शन मिल रहा हो तो उनके पास जाए, नहीं मिल रहा हो तो इनमें जो बेस्ट है चूज कर ले। मिस्टेक नंबर 8 जो पॉलिसी लेते टाइम आदमी करता है या देते टाइम एजेंट करता है। देखो हॉस्पिटल में किस किस तरह के खर्चे आते हैं साहब। आपको लगता है कि बंदा एडमिट हो गया, उसका ऑपरेशन हो गया, उस समय जो दवाइयां लगी उसका खर्चा, यही ऑपरेशन का मेन खर्चा है, ये खर्चा है। लेकिन इससे पहले खर्चे आते हैं। कोई एडमिट हो रहा है, ऑपरेशन करवा रहा है या कोई दवाई ले रहा है, उससे 2-3 महीने पहले से पहले कई डॉक्टरों के मिलता है, उसकी पर्चियां कटती है, फिर भाई साहब वो वहाँ पे जांचें कराता है, उसके पैसे लगते हैं। कुछ दवाई महीना 2 महीना उसकी चलती है, उसके पैसे लगते हैं। फिर एडमिट होता है, उसके तो पैसा लगता ही है। एडमिट होने के बाद भी 2-3 महीने तक दवाइयां, टेस्ट, पर्चियां और खर्चे लगते हैं। तो ओवरऑल बीमारी देखा जाए तो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ 5 लाख लग गए, लेकिन उससे पहले और उसके बाद भी 2-3 लाख और लग जाते हैं। अब ये कई पॉलिसियां जो कवर नहीं करती। पॉलिसी बोलती है तुम एडमिट हुए थे उस दिन का हिसाब बताओ, जब एडमिट हुए थे 4 दिन 5 दिन उसका खर्चा ले लो। पहले बात की जिम्मेदारी नहीं है, वो वाली पॉलिसी नहीं लेनी अपने को। क्योंकि ओवरऑल खर्चे में अगर देखा जाए 25 से 30% खर्चा तो इन्हीं का होता है। तो हमेशा ऐसी पॉलिसी लेनी है जो प्री और पोस्ट दोनों कवर करे। तो पॉलिसी लेने से पहले पढ़ लेना कि प्री में क्या क्या कवर कर रहे हो, पोस्ट में क्या क्या कवर कर रहे हो। मन को भाए तो आगे बढ़ना, नहीं तो रिजेक्ट द पॉलिसी, रिजेक्ट द एजेंट, कहीं और चलेंगे। और ये सारे ऑप्शंस आपको पॉलिसी बाजार पे मिल जाएंगे। कंपेयर कर लो, चेक कर लो। अगली गलती और लास्ट गलती और सबसे मेजर गलती जो दुनिया करती है वो ये है साहब, गलत इन्फॉर्मेशन डालना पॉलिसी लेते टाइम। फॉर एग्जांपल आप टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रहे हो तो वो आपसे पूछता है कि जी स्मोकिंग करते हो, तो अगर आपने कहा हाँ स्मोकिंग करता हूँ तो प्रीमियम थोड़ा ज्यादा, और आप जैसे ही ना लिखते हो प्रीमियम थोड़ा कम। आप बोलते हो यार ना कर देते, किसको पता चलेगा। और वजह ड्रिंक करते हो तो बोले हाँ लिखोगे तो प्रीमियम थोड़ा ज्यादा, ना लिखोगे तो थोड़ा कम। आप बोले अरे कभी कभी होती है थोड़ी बहुत, किसको पता चलेगा, ना लिख देते हो। या कोई छोटी मोटी बीमारी, ऑपरेशन पहले तुम्हारे हो रखा है, वो पॉलिसी लेते टाइम बताते ही नहीं हो। अब तुम्हें लगता है कि ये 4 चीज नहीं बताऊंगा, छुपा लूंगा, किसको क्या फर्क पड़ जाएगा, मेरे पॉलिसी का प्रीमियम तो सस्ता आएगा। कई बार तुम खुद ऐसा सोचते हो, कई बार एजेंट तुमको टिक करवा देता है कि जी मैं लोएस्ट प्रीमियम दिलवाऊंगा, वो नेगेटिव टिक करा देता है। आपको लगता है कितना देवता आदमी है साहब, मेरे तो पॉलिसी का प्रीमियम 10,000 आ रहा था, इस भाई ने तो 6,000 ही कर दिया, 4,000 बचा लिए। देवता है, देवता नहीं दानव है, शैतान है, मरवा रहा है। क्योंकि तुम ऐसे करके पॉलिसी तो ले लोगे और पॉलिसी का प्रीमियम भी दोगे सालों साल, पर जब पॉलिसी मैच्योर की बात आएगी, यानी जब आपको वास्तव में आप एडमिट हो गए, वास्तव में एक्सीडेंट होगा या वास्तव में आपकी मृत्यु हो जाएगी, उन परिस्थितियों में जब डेटा में पता चलेगा कि अरे तो पहले से ही ऐसा था, झूठ बोल रहा था, तो पूरा का पूरा क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप तो 10 साल से प्रीमियम देख रहे हो कि कोई बात नहीं, मुझे कुछ हो गया तो घर वालों को करोड़ों रुपए मिलेंगे, और घर वालों को 1 रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने 2-5 हजार का लालच किया था। तुम एडमिट होके पड़े होंगे, हाँ ठीक है 10 लाख का बिल इंश्योरेंस कंपनी देगी, इंश्योरेंस कंपनी 10 रुपए नहीं देगी। तो वैसा मोरल द स्टोरी है कि जब भी कोई प्रीमियम लेना है आपको सच बोलना है। उससे प्रीमियम 1,000-2,000 बढ़ जाए तो बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि भैया क्लेम रिजेक्ट हो जाए। आप अपनी जगह ईमानदार रहना, उसके बाद तो भाई साहब क्लेम आपको मिल ही जाएगा। आपने अपनी तरफ से बेईमानी की, इंश्योरेंस कंपनी तो बहाना ढूंढती है पेमेंट ना देने का। तो ये 9 गलतियां अगर आपने की है अभी अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में, तो भाई साहब इसको अगली पॉलिसी में सुधार लो। या अगर कोई राइडर लेना है या कोई अमाउंट बढ़ाना है या कोई टॉपअप करना है, तो ये टर्म और हेल्थ दोनों में आप कर सकते हैं। policybazaar.com पे जाके एडवाइजर से बात कर लेना, वो आपको सजेस्ट कर देगा। तो या तो इस पॉलिसी में बदलाव कर लो, नहीं तो अगली बार इस पॉलिसी की जगह एकदम नई बेटर पॉलिसी policybazaar.com से ले लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपका हेल्पफुल रहा और आपको अपनी पॉलिसी की गलतियां पता चली, और अगर आप जिंदगी में पहली बार पॉलिसी लेने जाओगे तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। तो भाई साहब जो पॉलिसी ले चुका है और उसको उसका बेनिफिट मिला है, कमेंट में अपनी स्टोरी बताना, ताकि बाकी लोगों को इंस्पिरेशन मिले। और जिसने पॉलिसी नहीं ली और उसकी वजह से उसको परेशानी हुई, वो भी अपनी स्टोरी बताना, ताकि उनकी गलती से 4 लोग सीखे। और ये भारत में जो अंडर इंश्योरेंस की बीमारी है, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग एक बीमारी के चक्कर में गरीब होते जा रहे हैं, वो लोग उससे बच सके। तो अपनी जिसने करा के फायदा उठाया वो, और जिसने नहीं करके नुकसान उठाया वो, सब अपनी स्टोरी बता दीजिए। और क्या क्या स्कैम्स होते हैं वो भी चैट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। इसी आशा के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।